हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनीता शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर फ़िज़िक्स, गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी कॉलेज दुर्ग में हूँ और मैं आपके लिए मैंने एक वीडियो लेक्चर तैयार किया है। ये टॉपिक मैंने लिया है बीएससी फाइनल का पेपर नंबर 2 का यूनिट 3 का, जिसमें मैं जो टॉपिक ले रही आपको बताना चाह रही हूँ ये है सेमीकंडक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक जो परमाणु है वो प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है और इस परमाणु में मध्य में नाभिक हैं, धनावेशित कण नाभिक के अंदर रहते हैं और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर इलिप्टिकल शेप में गति करते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से अंदर की ओर जुड़े होते हैं वो तीव्र बल से जुड़े हुए रहते हैं और जो बाहर की ओर होते हैं, अपेक्षाकृत बाहर की ओर होते हैं, वो अपेक्षाकृत कम बल से बंधे होते हैं, इसलिए उनको आसानी से अलग किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन आसानी से अलग किए जा सकते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही धारा में होने वाला प्रवाह को ज्ञात किया जाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग क्या था? कंडक्टर, चालक पदार्थ, दूसरा इंसुलेटर, कुचालक पदार्थ और तीसरा सेमीकंडक्टर, अर्धचालक पदार्थ। सबसे पहला होता है चालक पदार्थ। चालक पदार्थ मतलब कंडक्टर यानी ऐसे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिनमें धारा का मान आसानी से धारा उसमें प्रवाहित हो सकती है। इसलिए इनकी जो प्रतिरोधकता होती है 10⁻⁸ टू 10⁻⁶ ओम मीटर रेंज की होती है। इसलिए इनमें धारा का प्रवाह बहुत आसानी से हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेटल्स जितने होते हैं, एल्यूमिनियम और चांदी, सोना, ये सब हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सेकंड हम लेते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल भी नहीं है, जिनके फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, जिनमें किसी भी तरह से धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, जैसे लकड़ी, अभ्रक, कांच, ऐसी चीज़ें हमारी इंसुलेटर कहलाती हैं। इसलिए इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो 10⁻⁹ टू 10⁻11 रेंज की होती है। और इन दोनों के बीच की जो कैटेगरी है उसको हमने नाम दिया है सेमीकंडक्टर। जैसे सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं जिनमें धारा का प्रवाह, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या इन दोनों के बीच में होती है, जिसमें धारा का प्रवाह सामान्य तौर पर नहीं हो सकता, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। तो इनकी जो प्रतिरोधकता होती है उसका रेंज 10⁻⁻1 रेंज से 1 ओम मीटर के बीच में होता है। तो जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो नेगेटिव होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है लेकिन कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। कंडक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा कि तब एक समय एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ये सेमीकंडक्टर सब्सटेंस एज ए कंडक्टिंग सब्सटेंस की सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं नॉन कंडक्टिव सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं। तो इस प्रकार जब कोई भी पदार्थ है इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम टेम्परेचर बढ़ा करके इनको सेमीकंडक्टर मटेरियल में इनकी धारा के प्रवाह की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि हम एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पर जानते हैं कि हर एक पदार्थ जो है वो बैंड के फॉर्म में, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बैंड के फॉर्म में, उनके अलग अलग बैंड एनर्जी लेवल्स होते हैं। एनर्जी लेवल का मतलब क्या हो गया? हर एक पदार्थ जो है उसका अपना एक स्तर होता है। हर एक सॉलिड पदार्थ जो है कई सारे परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। हर परमाणु का अपना अपना एक एनर्जी लेवल होता है। बाद में चूंकि जितने कॉम्पैक्ट फॉर्म में सॉलिड्स रहते हैं कि ये परमाणु जो होते हैं ये लेवल पास आते जाते हैं और धीरे धीरे ये लेवल पास आते आते एक बैंड के फॉर्म में प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हमको एक बैंड प्राप्त होता है। इनकी बैंड जो होता है इसकी कंटिन्यूटी जो होती है वो लगातार बनी रहती है, इसलिए इनको हम कंटिन्यूस बैंड कहते हैं। ये बैंड हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। इन बैंड को एक को नाम हम देते हैं कंडक्शन बैंड और दूसरे को नाम देते हैं वैलेंस बैंड। ये जो बैंड होता है वैलेंस बैंड ये पूर्णतः भरा होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा और जो कंडक्शन बैंड होता है वो आंशिक रूप से भरा होता है। जब कोई पार्टिकल जो मॉलिक्यूल है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर जाता है तो इसमें धारा का प्रवाह होता है। इनके बीच का जो गैप होता है उसको नाम दिया जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो पदार्थ की जो कंडक्टिविटी है वो इन 2 बैंड, किसी भी पदार्थ में धारा का बहना, चालकता में परिवर्तन होना इन 2 बैंड्स पर डिपेंड करती है। अगर कंडक्टिंग सब्सटेंस है उसमें जो कंडक्शन बैंड होता है वो आंशिक रूप से खाली होता है, वैलेंस बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है। भरा होने के कारण क्या होता है इसमें इनके बीच में चूँकि कंडक्टर सब्सटेंस है ये दोनों बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और इजीली बिना मतलब सामान्य टेम्परेचर पर आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर चले जाते हैं, क्योंकि इनके बीच का बैंड गैप जो होता है वो शून्य होता है। इसलिए इसमें धारा का प्रवाह आसानी से और ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है कंडक्टिंग मटीरियल में। अब इसके विपरीत जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं
सेमीकंडक्टर मटेरियल में कंडक्शन बैंड पूर्ण रूप से खाली होता है, वैलेंस बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है, लेकिन बीच का जो गैप है इसमें जर्मेनियम के लिए इसका मान लगभग 0.75 eV के बराबर होता है। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर नहीं जा पाते हैं, जिससे धारा का प्रवाह होना संभव नहीं होता है। लेकिन जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर में भी सेम प्रक्रिया होती है, लेकिन इनके बीच का फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है उसमें डायमंड के लिए 7 eV का उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है, जिससे पार्टिकल जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड की ओर नहीं जा पाते, जिससे धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। इसका मतलब इन तीनों पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर और कंडक्टिविटी के आधार पर भी इन तीनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जिसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा है, वो कंडक्टिंग सब्सटेंस है, जैसे एल्यूमिनियम, ऑरम, कॉपर। सेकेंड ले रहे हैं इंसुलेटर, जिसमें धारा प्रभाव फ्री इलेक्ट्रॉन संख्या कम है, जिसमें एनर्जी बैंड गैप इतना ज़्यादा है कि पार्टिकल एक वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर शिफ्ट नहीं हो पाते, इसलिए वो इंसुलेटर है। इन दोनों के बीच की जो स्थिति है वो सेमीकंडक्टर है, जिसमें सामान्यतः पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैंड क्रॉस करके ऊपर की ओर कंडक्शन बैंड की ओर नहीं जा पाते, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। अब हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो सेमीकंडक्टर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं शुद्ध अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरे को कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, शुद्ध अर्धचालक, या इसको आंतर अर्धचालक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास जर्मेनियम, सिलिकॉन जैसे जो आवर्त सारणी के 4th ग्रुप में जो मटेरियल होते हैं, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये जर्मेनियम इलेक्ट्रॉन के चारों ओर अगर हमारे पास ये चूँकि इनका शेप डायमंड शेप में, इनके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है डायमंड शेप में होता है, अगर हमारे पास इस प्रकार की कंडीशन है कि हम इनको इस तरह से सबके पेयर बनाएं, तो क्या होता है, हर एक उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसके 4 हैं, सबके चारों ओर 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ एक पेयर फॉर्म में आ जाता है। यहाँ से एक पेयर, इसका दूसरा पेयर, ये यहाँ का एक, यहाँ से दूसरा, इसका एक पेयर, ये वाला दूसरा, इस तरह ये अगले वाले से पेयर बनाता है। हर एक इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल के साथ एक जोड़ा बनाता है, जो पेयर बनाता है, इसको हम कहते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के कारण क्या होता है, हर मॉलिक्यूल अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल के साथ एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोई भी हिस्सा खाली नहीं बचता। सब ये जितने हैं सब एक दूसरे के साथ पेयर बनाते जाते हैं, प्रत्येक 2 जोड़े बनाते हैं, हर बार 2 जोड़े बन रहे हैं। 2 जर्मेनियम मॉलिक्यूल का जोड़ा अगले से बनाता है, ऐसे करते 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 चेन फॉर्म में बन जाते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा शेष नहीं रह जाता है। इसलिए जब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं है तो किसी प्रकार का धारा का प्रवाह होना संभव नहीं है। सामान्य ताप पर शुद्ध अर्धचालक में धारा का प्रवाह होना संभव नहीं है। तो अब धारा का प्रवाह होने के लिए क्या आवश्यक है कि हमारे पास कुछ इसमें हम अपनी ओर से कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ऐसी चीज़ों का समावेश करें जिससे कि इसमें धारा का प्रवाह किया जा सके। तो उस सेमीकंडक्टर को जिसमें हम इम्प्योरिटी मिलाकर धारा प्रवाह लेते हैं उसको कहते हैं हम अशुद्ध अर्धचालक। फिलहाल आज अभी हम लोग इंट्रिंसिक या शुद्ध अर्धचालक की बात करते हैं, जिसमें सामान्य तौर पर धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड के जोड़े प्रत्येक बार बनते चले जाते हैं, इससे धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। इसके बाद हमने, लेकिन वो जब ये पार्टिकल अपने स्थान इलेक्ट्रॉन होल पेयर के फॉर्म में बनाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन होल पेयर के माध्यम से धारा का प्रवाह होना शुरू होता है। लेकिन इन सेमीकंडक्टर में धारा के प्रवाह के लिए हमको एडिशनल टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब इसमें धारा का प्रवाह होना प्रारंभ होगा। ठीक है, चीज़ को जब ये हम इस तरह से लेते हैं तो हम इसको एक प्रदर्शित कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जब ये पार्टिकल अपना स्थान छोड़ते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। तो जब पार्टिकल अपना स्थान छोड़ते हैं तो जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर जाता है। जब इलेक्ट्रॉन अपने स्थान कंडक्शन बैंड की ओर आता है तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन, इलेक्ट्रॉन जहाँ से हटता है वहाँ पर एक रिक्त स्थान बच जाता है। उस रिक्त स्थान को हम नाम देते हैं कि इट इज़ कॉल्ड होल। और ये होल जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जब ये अपना स्थान छोड़ कर जहाँ पर जाता है वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाता है। तो होल को हम इस रिक्त स्थान को H से शो करते हैं, और जो जहाँ पर जाता है वहाँ पर वो एक इलेक्ट्रॉन बन जाता है। इसका मतलब है ये जो शिफ्टिंग होती है वो किसी एक पार्टिकल के नहीं होती, पेयर के फॉर्म में होती है। हर बार एक इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट होता है। जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर जाते हैं तो जहाँ से वो जा रहे हैं वहाँ पे स्थान रिक्त हो गया, वहाँ धनात्मक आयन उपस्थित हो गए, और जहाँ पर वो जा रहे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब ये पेयर के फॉर्म में उत्पन्न होते हैं। अगर इसी को हम कंडक्टिंग मटेरियल को देखें, अगर हमारे पास ये
बैंड है कि ऊपर का वाला कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, बीच में एक फर्मी लेवल की स्थिति है। और यहाँ से अगर टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 ले रहे हैं तो कंडक्टिंग मटेरियल के लिए ये वाला हिस्सा टोटली पूरा फिल है, ये पूरा खाली है। ये इसको हम लिख सकते हैं कि कंडक्शन बैंड का EC है, ये वैलेंस बैंड का EV है और फर्मी लेवल के लिए EF है। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 पर कंडक्टिंग मटेरियल के लिए पूरा वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, आसानी ये जो 0 पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब टेम्परेचर को हमने थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ कि ये जो वैलेंस बैंड था इसमें कुछ पार्टिकल, इसके मान लीजिए 5 पार्टिकल, मान हमने फॉर एग्जांपल हमने 5 पार्टिकल लिया जो कि इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को इससे परिवर्तित हो रहे हैं, बाकी हिस्सा इसका फिल है। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जाते हैं उतने यहाँ पर रिक्त स्थान बन गया, यानी कि होल एकत्रित हो गए, और जहाँ पर वो जा रहे हैं वो एक इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है, इसलिए इसको हम डार्क से शो करते हैं। उतने ही संख्या में हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हो, ये इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट हुआ, यहाँ पर होल एकत्रित हो गया, सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर हमने T > 0 किया, अब थर्ड स्टेज में अगर हम टेम्परेचर को और बढ़ा दें तो ये 5 की जगह और संख्या में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, मान लीजिए अगली बार हमारे पास ये उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हुए, यहाँ से होल की संख्या बढ़ गई, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्राप्त होते चले जाएंगे। इस तरह हम देखते हैं कि जो भी धारा का प्रवाह है केवल एक इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं हो रहा है। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के सम्मिलित योगदान से होते हैं। जिस दिशा में होल जाता है उस दिशा में करंट जाता है, और इलेक्ट्रॉन और होल के जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ होल इज सिमिलर, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दोनों पेयर के फॉर्म में आते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल मिलकर के धारा को प्रवाहित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग शुद्ध अर्धचालक के फर्मी स्तर का मान निकालते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का पालन करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन की संख्या नियत है, तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के आधार पर हम फर्मी फंक्शन का मान निकाल सकते हैं। और फर्मी फंक्शन निकालने के लिए क्या है कि अगर हमने एक इक्वेशन होता है फर्मी फंक्शन निकालने के लिए। इक्वेशन क्या है, Fe = 1/e⁻ EF/kT+1। ये फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के आधार पर आप फर्मी फंक्शन का मान निकालते हैं। अगर हम एक ग्राफ खींचें Fe और E के बीच में, Fe और फर्मी एनर्जी है और E एनर्जी है, तो हम क्या देखते हैं, हमारे पास एक EF के फॉर्म एक कर्व प्राप्त होता है। एक तरफ उसमें EV है, एक तरफ EC है, सेंटर में EF है। इसका मतलब एक वैलेंस बैंड की प्राप्त ऊर्जा EV और एक कंडक्शन बैंड पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा EC, इन दोनों के बीच में कहीं पर फर्मी लेवल प्राप्त होता है। तो वही हमको देखना है, मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर मतलब प्राप्त करना है कि फर्मी लेवल हमेशा EC और EV के बीच में ही होना चाहिए। अगर EV का मान EF से कम है, इफ़ EV इज़ लेस देन EF, तब फर्मी फंक्शन Fe = 1, और यदि EC इज़ ग्रेटर देन EF तो फर्मी फंक्शन Fe = 0। अब इस बेसिस पर हम मेन जो हमारा FD स्टैटिस्टिक का इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। इसका बेसिक इक्वेशन क्या हो गया, Fe = 1/e⁻ EF/kT+1, जहाँ पर K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और EF क्या है, फर्मी लेवल है, फर्मी एनर्जी है। इस बेसिस पर हमने कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के लिए इक्वेशन निकाला। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के लिए हमने देखा था कि जो वैलेंस बैंड है वो पूरा भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड पूरा खाली है। तो वैलेंस बैंड का ऊपर का हिस्सा और कंडक्शन बैंड का नीचे का हिस्सा, ये अगर EC है तो इधर पर ये यहाँ का EV, तो EV पूरा भरा हुआ है, तो EV के ऊपर का हिस्सा और EC के नीचे का हिस्सा, इस हिसाब से हम इन दोनों के बीच में कहीं पर EF को होना चाहिए। ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, इस इक्वेशन के आधार पर, Fe के आधार पर हमने इक्वेशन निकाला EC का। FEC का मान जहाँ पर FE है उसके प्लेस में हमने ले लिया इस बार FEC, तो FEC = आ गया E के स्थान पर EC, e⁻EC 1/e⁻EC - EF/kT+1, जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का फर्मी फंक्शन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। उस इक्वेशन में हम क्या ले रहे हैं, E के प्लेस में EC ले रहे हैं कंडक्शन बैंड के लिए। सिमिलरली हम ले रहे हैं दूसरा FEV, वैलेंस बैंड के लिए सेम इक्वेशन को हमने एक्सप्लेन किया, जहाँ पर ये है वो क्या आ गया, FEV - EF/kT+1 e⁻EV - EF/kT। ठीक है, अब ये वैल्यू चूँकि किसी भी स्थिति में, दोनों ही स्थिति में वैलेंस बैंड के ऊपर प्राप्त होल की संख्या
और कंडक्शन बैंड पर जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये किसी भी स्थिति में इनको पाए जाने की जो प्रायिकता है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, वो हमेशा 1 के बराबर होनी चाहिए। तो FeC प्लस FeV इक्वल टू 1। FeC और FeV दोनों का मान हमारे पास आ गया है, ये FeC है, ये FeV है। इन दोनों के मान को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया FeC इक्वल टू FeC प्लस FeV इक्वल टू 1। यहाँ से FeV को वहाँ ले गए तो ये हो गया FeC इक्वल टू 1 माइनस FeV। दोनों वैल्यू आपके पास है, आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसका सिर्फ एक सिंपल कैलकुलेशन है, बस ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंशियल टर्म है। तो यहाँ से आ गया ये FeC माइनस EF अपॉन KT प्लस 1। यहाँ से आया 1 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर EV माइनस EF अपॉन KT प्लस 1। अभी हमने केवल ये दोनों से EC और EF से ये मान सब्स्टिट्यूट किया है। अब इसको आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। जब हम आगे लेंगे तो ये जो 1 माइनस 1 अपॉन के टर्म है तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा e टू द पावर EV माइनस EF अपॉन KT प्लस 1। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, एज इट इज़ e टू द पावर EV माइनस EF अपॉन KT प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन, इसको हमने और सिंप्लीफिकेशन किया, इसका एक कंडीशन लगाई, क्या कि इफ़ बट EF माइनस EV इज़ लार्ज एज ग्रेटर देन KT। K क्या था? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर ये कंडीशन है EF माइनस EV इज़ ग्रेटर देन KT, तो इसका अगर एक्सपोनेंशियल पावर ले लें हम तो e टू द पावर EV माइनस EF अपॉन KT जो हमारा टर्म है वहाँ पर इज़ ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि वो 1 अपॉन में आ रहा है इसलिए इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो कंपोनेंट क्या बन गया? e टू द पावर EV माइनस EF अपॉन KT प्लस 1 इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है कि EF माइनस EV इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन KT, तो इसका एक्सपोनेंशियल टर्म इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1, इसलिए e टू द पावर EV माइनस EF अपॉन KT प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे एक टर्म के लिए हो गया। सिमिलरली दूसरे टर्म के लिए कंडीशन देखें हम कि EC माइनस EF इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन KT। अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा? इसका एक्सपोनेंशियल पावर देखें, e टू द पावर EC माइनस EF अपॉन KT जो हमारा यहाँ का टर्म है इधर पर, ये इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो टर्म हमारे पास आ रही है e टू द पावर EC माइनस EF अपॉन KT प्लस 1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी? ये इट इज़ इक्वल टू EC माइनस EF अपॉन KT। ये 1 यहाँ से हट जाएगा क्योंकि इक्वलेंट में आ रहा है ये। तो ये जो कंपोनेंट राइट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर का कंपोनेंट है इसमें e टू द पावर EC माइनस EF अपॉन KT प्लस 1, इसके प्लेस में क्या हो जाएगा? ये 1 हट जाएगा। और उधर राइट हैंड साइड में जो कंपोनेंट आ रहा है वो हमारे पास किस फॉर्म में आ गया? e टू द पावर EV माइनस EF अपॉन KT। तो फाइनली क्या बन गया हमारे पास? e टू द पावर EF माइनस EC अपॉन KT, क्योंकि ये 1 अपॉन में है, जब इसको हम सिंप्लीफिकेशन लेंगे तो EF पहले आ जाएगा, तो e टू द पावर EF माइनस EC अपॉन KT इक्वल टू e टू द पावर इक्वल टू e टू द पावर EV माइनस EF अपॉन KT। कुल मिलाकर हमने दोनों टर्म को, जो दो टर्म आ रहे हैं उसको कंडीशन लगा करके उसमें सिंप्लीफिकेशन किए, तो हमारे पास लास्टली जो टर्म आ रहे हैं दोनों के e के फॉर्म में आ रहे हैं। दोनों e के फॉर्म में, इन दोनों में से e हटाया जा सकता है। e को हम जैसे ही हटाते हैं तो हमारे पास e को हटाने पर जो कंपोनेंट आ गया वो क्या बना? ये दोनों इक्वलेंट का हो जाए, यहाँ पे इक्वलेंट का साइन है, इसे EF माइनस EC अपॉन KT इक्वल टू EV माइनस EF अपॉन KT। दोनों KT कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ गया कितना? EF माइनस EC इक्वल टू EV माइनस EF। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफिकेशन करें तो क्या मिलना चाहिए हमारे पास? इसको दोनों EF एक साइड आ जाएंगे, तो 2EF इक्वल टू EC प्लस EV, दैट मीन्स EF इक्वल टू EC प्लस EV अपॉन 2। इसका मतलब क्या हो गया कि EC क्या था? कंडक्शन बैंड में प्राप्त होने वाली ऊर्जा, EV क्या थी? वैलेंस बैंड की प्राप्त की ऊर्जा, EF कहाँ है? उन दोनों के बीच की अधिकतम ऊर्जा। इसका मतलब EF वह ऊर्जा स्तर है जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संभव ऊर्जा को हम उस इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संभव ऊर्जा को फर्मी एनर्जी कहते हैं, और उसको जिस लेवल के थ्रू प्रदर्शित किया जाता है वो उसको कहते हैं फर्मी लेवल, जो कि हमारे मध्य में प्राप्त होता है। यहाँ भी एग्जांपल के हमने इसको एक्सप्लेन किया कि ये इन दोनों के बीच में है। ग्राफिकल जो हम एक्सप्रेशन देखते हैं वहाँ भी हमको ये EV और EC के बीच में प्राप्त होता है। इसका मतलब फर्मी इस तरह दोनों ही अवस्थाओं में EV और EF के मध्य में प्राप्त होता है। ठीक है, थैंक यू।